सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप तो देखकर समझ ही सक रहे होंगे कि हम लोग आज व्याकरण का विषय पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण में हम लोग आज एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसे श्रुत भाव ग्रहण कहा जाता है। इसमें हम लोग अपने सुनने की क्षमता और उस सुनने की क्षमता के आधार पर हम कितना सोच विचार कर सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं, इस चीज की परख करेंगे। तो सीखें कि श्रुत भाव ग्रहण क्या है और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। हिंदी रचनात्मक कार्य अर्थात हम लोग हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में यह देखेंगे कि श्रुत भाव ग्रहण क्या है, अर्थात किसी भी कहानी घटना को सुनकर उसके भाव को ग्रहण करने में हम कितने सक्षम हैं, यही हमें आज पढ़ना है और इस वीडियो के माध्यम से समझना है। श्रुत भाव ग्रहण में हम लोग विशेष करके किसी भी क्षेत्र की कहानी, महत्वपूर्ण घटनाएं या उसकी सोच विचार की बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसे लेते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुद्ध भाव ग्रहण की पद्धति को समझेंगे और किस तरह से कर सकते हैं और उस शुद्ध भाव ग्रहण के रचनात्मक कार्य को करने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का पालन करना चाहिए उस पर भी ध्यान देंगे। शुद्ध भाव ग्रहण का अर्थ सुने हुए विचार। ग्रहण का अर्थ है समझना, शुद्ध का अर्थ है सुने हुए विचार और ग्रहण का अर्थ है समझना। अतः शुद्ध भाव ग्रहण का अर्थ है सुनकर भाव ग्रहण करना और उसका अर्थ समझकर उस पर विचार विमर्श करना। यानी आपको कोई कहानी सुनाई गई और आपने उसको अच्छी तरह से समझा, उसमें जो भाव है, सोच है, विचार है, शिक्षाएं हैं, आपने उन सबको ग्रहण किया। यही है शुद्ध भाव ग्रहण, अर्थात सुनकर भाव को ग्रहण करना। इस भाषा कौशल से एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है और सुनने की आदत पड़ती है। बहुत बार यह होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते किसी भी पढ़ाई पर, या अध्यापक पढ़ाते हैं तो उसके सुनने पर वो ध्यान नहीं दे पाते। तो इस क्रिया से आप परख सकते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता और सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। किसी कहानी व गद्यांश को सुनकर उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना। आपने कहानी सुनी, भाव को ग्रहण कर लिया, अब आप ये परखेंगे कैसे कि आपको कितना समझ में आया कहानी। तो उससे जुड़े हुए प्रश्नों के जब उत्तर आप देंगे तब आप समझ जाएंगे कि आपको कोई भी कहानी सुनकर कितनी समझ में आएगी। हाँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो इस क्रिया में हम सबसे पहले क्या होता है कि एक व्यक्ति वक्ता होता है और बाकी श्रोता। तो जो अध्यापिका होती हैं या अध्यापक होते हैं वो किसी भी घटना या कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसे सिर्फ आप सुनकर समझते हैं। उसके बाद अध्यापिका जी या फिर आपके जो अध्यापक हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं या फिर प्रश्न पत्र देते हैं या अभ्यास पत्र, आप उसको हल करते हैं और इससे आप समझ जाते हैं कि आपकी एकाग्रता की क्षमता कितनी है, सुनकर किसी भाव को ग्रहण करने की क्षमता आपकी कितनी है। तो चलिए आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं। यह कहानी बहुत रोचक है और आपके अंदर उत्साह और उमंग भरने वाली है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग अपना पूरा ध्यान दूसरी जगह से हटाकर इस कहानी पर लगाएंगे।
फिर से दोहराती हूँ, सब तरफ से ध्यान हटा दे। अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो आप इसको स्टॉप करें वीडियो को, पहले दरवाजा बंद कर ले, या फिर कोई है जो आपका ध्यान भटका सकता है उसे दूर करके फिर वीडियो को देखें और कहानी को ध्यान से सुने। और कहा वीडियो में ही मैं आगे कुछ प्रश्न करूंगी, तो उस प्रश्न के उत्तर आपको सोचना है, क्योंकि कुछ देर बाद ही मैं उसके उत्तर भी बता दूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है। चलिए मैं आरंभ करती हूँ आज की कहानी। चलिए तो कहानी शुरू करती हूँ। कहने को बहुत सी बातें हैं, परंतु आज आप लोगों के सामने कुछ अलग और अनोखा कहने का मन कर रहा है। मेरी कलम और मेरी सोच आज मुझे आपके सामने उस हस्ती की कहानी सुनाने को मजबूर कर रही है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक जिंदा मिसाल है। चलिए शुरू करती हूँ। जनरल कंपार्टमेंट का डिब्बा था। चलती ट्रेन अपनी गति के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों की दुनिया में बेखबर था। उस भागती ट्रेन के कंपार्टमेंट में कुछ बदमाश लूटपाट करने के उद्देश्य से चढ़े। वहीं एक जुनून की पक्की वॉलीबॉल खिलाड़ी लड़की भी सफर कर रही थी। उसके गले में सोने की चेन थी। उस खिलाड़ी लड़की को उन बदमाशों का कोई अंदाजा न था। उन बदमाशों ने उस लड़की की सोने की चेन खींची और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कहते हैं वक्त न जाने कैसे कैसे करवटें लेता है। पल भर में उस लड़की पल भर में वह लड़की खुद को रेलवे ट्रैक पर गिरा पाती है। दुर्भाग्य कभी दस्तक देकर जीवन में नहीं आता। वहीं उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी जो उस लड़की के पैर को काटती हुई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। दोनों ट्रेन के गुजर जाने पर जब वह लड़की अपने दोनों हाथों का सहारा ले उठने का प्रयास करती है तो पाती है कि उसका बायां पैर कट चुका है। वह उसकी जीन्स पैंट में लटक रहा है। खून से लथपथ दूसरे पैर की हड्डियां टूटकर बाहर निकल गई हैं। पूरी रात वह रोती और चीखती रही, परंतु उस रात की खामोशी में उसकी चीख गुम हो रही थी। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। बहते रक्त के साथ साथ उसका होश खोता जा रहा था। उस नाजुक वक्त में बचाना तो दूर, उसके पैर को कुतरने के लिए छोटे छोटे चूहे आ पहुंचे। वहां वहां से आती जाती ट्रेनों की गड़गड़ाहट उसकी बंद आंखों को महसूस हो रही थी। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह बरेली सुबह बरेली क्षेत्र के गांव वालों ने उसे उठाया और बरेली जिला अस्पताल में भर्ती, यानी कि बरेली क्षेत्र के आसपास के जो गांव थे वहां के लोगों ने उसे उठाया और उसे बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कहते हैं मुसीबत का दौर कभी बहुत लंबा होता है। अस्पताल के डॉक्टरों की आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी। हमारे पास तो खून और एनेस्थीसिया तो है ही नहीं। उस दर्द से छटपटाती लड़की ने अपनी हिम्मत और हौसले को बटोरते हुए डॉक्टर से कहा कि मैं अब दर्द और खून के बहने पर भी जिंदा हूँ, तो आगे भी दर्द सह लूंगी। इतना सुनते ही वहां के डॉक्टर और कर्मचारियों ने अपना खून देकर बिना एनेस्थेसिया के उसके पैर को पूरी तरह काट के उसके शरीर से अलग कर दिया। जब लोगों को पता चला कि वह तो अरुणिमा है, वॉलीबॉल नेशनल खिलाड़ी, तब उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। फिर वहां से उसे एम्स में ले जाया गया। वहां उसका बहुत अच्छा इलाज हुआ। वहां वह 4 महीने उसने 4 महीने बिताए। अरुणिमा के विरुद्ध गलत अफवाहें समाचार पत्रों के माध्यम से फैली। क्या फैला कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थे, इसलिए वह ट्रेन से कूद गई। और उसके विरोधियों ने यहाँ तक कहा कि अरुणिमा तो आत्महत्या करने गई थी।
जिस अरुणिमा के स्पाइन में 3 फ्रैक्चर है, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उस लाचार के जीवन पर आक्षेप लगाने वालों की भी कमी नहीं थी। अरुणिमा और उसके घर वाले निराश और दुख के सागर में एक हो रहे थे, उसमें डूबते जा रहे थे। हादसे और आक्षेप ने नेशनल खिलाड़ी के जीवन को अंधकार की खाई में धकेल दिया। अरुणिमा के घर वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी उभरती सुशील खिलाड़ी बेटी का भविष्य अब किस किनारे लगेगा। अरुणिमा चीख चीख कर अपने हादसे की सच्चाई सबको बताना चाहती थी, परंतु कोई भी उसकी सच्चाई को सुनने समझने को तैयार नहीं था। अरुणिमा ने अस्पताल के बेड पर ही दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी सच्चाई को सबको मानने के लिए मजबूर कर देगी। उसका करियर खत्म हो चुका था। बिना पैरों के वह वॉलीबॉल कहाँ से खेलेगी। उसने पर्वतारोही अर्थात माउंटेनियर बनने का निश्चय किया। कहते हैं मुश्किलों और जिंदगी का गहरा नाता है। अरुणिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की थी। वह ट्रेनिंग कैसे लेगी? पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। उसके माउंटेनियर बनने की बात सुन लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारे एक पैर में रॉड है और दूसरा नकली है, तुम पहाड़ पर कैसे चढ़ोगी? लोग सिर्फ शरीर की क्षमता से किसी को आंकते हैं, मन की शक्ति तो हर किसी को दिखाई नहीं देती। अरुणिमा का परिवार, उसके भाई ने उसका साथ दिया। उन लोगों ने अपने भारतीय महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिलने का निर्णय लिया। उन लोगों ने किसका निर्णय लिया? ये ने प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिलने का निर्णय लिया। अस्पताल से निकलकर बचेंद्री से मिली। बचेंद्री पाल पारखी महिला थी। उन्होंने अरुणिमा की अटूट हिम्मत की झलक देखी। उन्होंने अरुणिमा में जब यह झलक देखी तो उन्होंने उसका साथ दिया। परिवार के बाद बचेंद्री पाल ऐसी शख्स थी जिन्होंने अरुणिमा को पर्वतारोही बनने के लिए प्रेरित किया। अरुणिमा के चट्टान से सख्त इरादों का सामना पर्वत की विशाल चट्टानों से था। हाँ, अरुणिमा को अपना मुकाम पाना था, लेकिन यह गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं था। पर्वतों की बोर्ड हेड से बेस कैंप तक आने में जहां लोगों को 2 मिनट का समय लगता था, वही अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे, क्योंकि उसके दाहिने पैर की हड्डियां भी पूरी तरह नहीं जुड़ी थी और बायां पैर भी नकली था। इस ट्रेनिंग में उसके पैर लहूलुहान हो जाते, ज्यादा जोर देने पर ताजा खून निकल पड़ता, परंतु उसका दृढ़ निश्चय उसे चैन नहीं लेने देता। जब अरुणिमा अपने साथी पर्वतारोहियों के साथ ट्रेनिंग में किसी पर्वत की चढ़ाई पर जाती, तो उसके साथी कहते, अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। तब अरुणिमा का मन अंदर ही अंदर बुदबुदाता कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का निश्चय किया है और मैं इन लोगों के साथ भी नहीं चल पा रही हूँ। ऐसे हालत में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अपनी हिम्मत को उसने बनाए रखा। 8 महीने बीतते न बीतते अरुणिमा अपने कंधे पर वजन लेकर छोटी छोटी चढ़ाई अपने साथियों से पहले कर लेने लगी और साथी पूछते कि आखिर तुम खाती क्या हो? अरुणिमा को स्पॉन्सर मिला, लेकिन कोई भी यह समझने को तैयार नहीं होता कि बिना पैर की यह लड़की एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे करेगी। एवरेस्ट की चढ़ाई में साथ में जाने वाला शेरपा होता है। जिस शेरपा को अरुणिमा के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाना था, वह उसे पता चला कि अरुणिमा के पैर कृत्रिम है, यानी नकली कृत्रिम है। वह जाने से इनकार कर देता है। इस लड़की के साथ जाने में मेरे जीवन को भी खतरा है। सबके सामने पर शेरपा अरुणिमा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। सबके सामने समझाने पर शेरपा अरुणिमा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अरुणिमा का सपना साकार होने के करीब था, परंतु कहते हैं जब हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं तभी मुश्किलें भी जबरदस्त होती हैं। लेकिन यह क्या है?
मुश्किलों की जंग तो दिलेर अरुणिमा के संग थी। सफर शुरू हुआ। कुछ दूर तक वे पहुंचे, परंतु नीले व हरी बर्फ की वादियों में अरुणिमा का कृत्रिम पैर घुस जाता। शेरपा अरुणिमा से वापस चलने को कहता है, परंतु अरुणिमा ने हौसला नहीं छोड़ा। आगे बढ़ती गई। आगे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे कुछ पर्वतारोहियों की लाशें पड़ी थी। अरुणिमा का मन इस दृश्य को देख प्रश्नों के भंवर में खो जाता है। रात के समय कैंप में 4 बजे थे। आगे की चढ़ाई के लिए अरुणिमा शेरपा के साथ निकली, तो जहां भी उसकी कैप की लाइट पड़ती, वहां लाशें दिखाई देती। जिस रस्सी को पकड़कर उसे आगे की चढ़ाई करनी थी, उस पर भी कुछ पर्वतारोही मरे लटक रहे थे, परंतु उन सबको पार करती अरुणिमा आगे बढ़ रही थी। अरुणिमा ने ठान लिया था कि वह एवरेस्ट की चढ़ाई पूरा कर जिंदा वापस जाएगी। मन की ताकत शरीर की ताकत से भी बड़ी होती है। कुछ समय आगे बढ़ने पर शेरपा ने अरुणिमा से कहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तुम वापस चलो। थोड़ी दूरी पर ही एवरेस्ट का मुकाम था। अरुणिमा अपनी माँ और बचेंद्री पाल के प्रेरणादायक शब्दों में खो गई। कुछ पल ऐसे ही होते हैं जब हमें खुद अकेले निर्णय लेना होता है। इन शब्दों के गूंज से बाहर निकल अरुणिमा आगे बढ़ती है, शेरपा को समझाते हुए, मन की शक्ति को मजबूत करते हुए 1.5 घंटे में एवरेस्ट के मुकाम पर अपने उन पैरों को रखती है। ये वही पद्म विभूषण प्राप्त मध्य वर्गीय लड़की अरुणिमा सिन्हा है, जिसके संकल्प को समाज और साथियों की निराशापद बातों ने नहीं तोड़ा। वह दिव्यांग लड़की पूरे विश्व के सामने अपने इरादों के बल पर एक चमकता हुआ सितारा बनी। हाँ, अरुणिमा ने उस भयंकर हालात में अपने तिरंगे के साथ फोटो खींचा और एवरेस्ट से उतरने लगी। एवरेस्ट से उतरते समय ही बहुत से पर्वतारोहियों की जान चली जाती है। कुछ दूर नीचे आने पर अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो गया। अरुणिमा बेहोश से वहीं पड़ गई। कहते हैं, जब ईश्वर बचाने वाला हो तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहां एक ब्रिटिश माउंटेनियर उतर रहा था। मौसम का खराब होने के कारण वह अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंक आगे बढ़ गया। तभी शेरपा ने जाकर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अरुणिमा को दिया और वहां कहा कि तुम तो भाग्यशाली हो। अरुणिमा को समझ में आ गया कि भाग्य उसी का साथ देता है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। तो यह रही अरुणिमा की कहानी। अब ये आपके सामने इस सुनी हुई कहानी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आपको कहानी सुनाने के बाद मैं अब ये जो प्रश्न रख रही हूँ, आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके उत्तर जो है वह यहीं पर मैं आपको उत्तर भी दिखाऊंगी। बस आपको चुनना है, सोचना है कौन सा उत्तर होगा। समाचार पत्र में अरुणिमा के बारे में कौन सी अफवाह फैली? क, पैर नहीं टूटे। यह अफवाह फैली कि अरुणिमा के पैर ही नहीं टूटे, उसने चोरी की थी। क्या अफवाह फैली समाचार पत्र में कि उसने चोरी की? तीसरा है, उसके पास टिकट नहीं था। और चौथा कि वह नाच रही थी, यानी उसके जो पैर टूटे उसके नाचने के कारण टूटे। तो आपने कहानी सुना है और आपने उत्तर सोच लिया है। हाँ, सोच लिया है ना? तो चलिए अब मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। हाँ, इसका उत्तर है उसके पास टिकट नहीं था। आपने भी यही उत्तर सोचा होगा। हाँ, ये ग होगा इसका उत्तर, उसके पास टिकट नहीं था। आगे बढ़िए। अब दूसरा प्रश्न है, अरुणिमा के स्पाइन में कुल डैश फ्रैक्चर हुए थे, यानी कितने फ्रैक्चर हुए थे? खाली जगह भरना है। क 4 फ्रैक्चर हुए थे, ख 10, ग 3, घ 1। आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम होगा। अरुणिमा के स्पाइन में कुल, आपने सोच लिया है उत्तर? अब मैं बता दूं,
कुल 3 फ्रैक्चर हुए थे। कुल 3 फ्रैक्चर हुए थे। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों से सही वर्तनी वाले शब्द चुने। यह आपके भाषा यानी वर्तनी का फर्क है। आप देखिए, क लखनऊ, 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 लखनऊ। मैंने उच्चारण किया ताकि आप सही उत्तर समझ सके, यानी आपने अगर शब्द सुना है जगह का तो आप पकड़ सके होंगे कि इसमें कौन सा शब्द सही है। लखनऊ, ख, लखनऊ सही है, लखनऊ है ना यूपी में। अब है चौथा प्रश्न, परिवार के अतिरिक्त वह कौन सा सदस्य था जिसने अरुणिमा को पर्वतारोही बनने के लिए प्रेरित किया। जिसने अरुणिमा को सपोर्ट दिया कि नहीं तुम बन सकती हो, उन्होंने उसको, हाँ, उसके मन में हिम्मत बताई। बताओ कौन था वो। मैं नाम दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री जी थे, माता जी थी, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए कि आखिर इनमें कौन था। सही, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ही वह प्रथम भारतीय पर्वतारोही, महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने अरुणिमा के हौसले को पहचाना और उसे प्रेरित किया कि वह क्या पर्वतारोही बन सकती है। ये यहीं तक रहा। अब हम लोग लर्निंग आउटकम पढ़ेंगे। उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। सुनकर अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करने में, साहित्यिक विधा के प्रति रुचि पैदा करने में, धैर्य पूर्वक सुनना और सुनने के शिष्टाचार को जानने में, शुद्ध सामग्री के सारांश को ग्रहण करने में, किसी भी शुद्ध सामग्री को मनोयोग के साथ सुनने की प्रेरणा को प्राप्त करने में। तो ये रहा आज का हमारा शुद्ध भाव ग्रहण का वीडियो। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।